Hello everyone, this is Suman Mehta and today we are going to read the content The Revolution and Everyday Life. I hope you have read the earlier chapter and now we are going to read the effect of the revolution on the French people or the citizens. Can politics change the clothes people wear, the language they speak or the books they read? क्या राजनीति या सरकार का रूप जो बदल बदल जाता है टाइम टू टाइम किसी देश के लोगों के कपड़ों को भी बदल देता है, उसकी भाषा को भी बदल देता है और उनकी किताबों को भी बदल देता है? यानी क्या किसी देश की सरकार का वहाँ रहने वाले लोगों की जो जनसंख्या है उस पर असर पड़ता है? हाँ जी, पड़ता है बेटा। 1789 में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई उसने मैन वीमेन और चिल्ड्रन की लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। काफ़ी सारे चेंजेस किए, कई ऐसे कानून बनाए जिससे कि वहाँ की स्थितियों में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंस देखने को मिला। वो डिफरेंस क्या थे? द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट took it upon themselves to pass laws that would translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. अब ये जो क्रांतिकारी सरकार थी बेटा, इसने कानून बनाकर स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का भी प्रयास किया ताकि वो इस जो लिबर्टी उनको मिली है और इक्वालिटी का जो स्टेटस उन्हें दिया गया है उसको अपने फील कर सकें और अपनी पर्सनल डेली लाइफ का उसको पार्ट बना सकें। वन इम्पोर्टेंट लॉ that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. सबसे पहला जो मेन चेंज था बेटा फ्रेंच पॉपुलेशन में या फिर वहाँ के सिस्टम में वो ये था 1789 की समर में बेस्टिल की स्टॉर्मिंग यानी बेस्टिल को ख़त्म करने के बाद उस किले को तोड़ने के बाद जो जेल थी वहाँ की उसको तोड़ने के बाद पहला जो काम किया गया रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट या फिर ये कह सकते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद वहाँ के लीडर्स ने वो ये था सेंसरशिप को ख़त्म कर दिया। सेंसरशिप क्या होती है बेटा? एक टाइप का बैन होता है मीडिया के ऊपर, चाहे वो आप ये कह सकते हैं डिजिटल मीडिया हो चाहे प्रिंटेड मीडिया हो, इसी मीडिया के पार्ट होते हैं बेटा। उस पर सेंसरशिप लगाई गई थी ना। पहले रूलर जो है किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं देते थे या फिर अपने व्यूज को छापने का अधिकार उनको नहीं था जब तक कि वो किंग या उसकी अथॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस होते थे उन्हें इन चीज़ों को चेक नहीं करवाते थे। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटी, पुराने साम्राज्य के दौरान जितनी भी लिखी हुई चीज़ें थी या फिर सांस्कृतिक गतिविधियां जो भी होती थी बेटा, एक बात का ध्यान रखिएगा, कल्चरल एक्टिविटीज़ का मीनिंग क्या है? बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, प्ले के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, इमेजेस के थ्रू जो आइडियाज़ को स्प्रेड करने की प्रोसेस होती है उसे हम कल्चरल मूवमेंट कहते हैं। कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। ये सारी चीज़ें तभी पब्लिश हो सकती थी या सर्कुलेट हो सकती थी जब जैसे ही वो राजा के उसके ऑफिसर्स से अप्रूवल ले लेती थी तो उसके बाद ही उन्हें छापने की और सर्कुलेट करने की परमिशन दी जाती थी। यानी कोई भी अखबार छापने वाला है या कोई बुक लिखता है या कोई प्ले करना है, नाटक वहाँ पर दिखाया जाना है तो उसके लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती थी। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी द नेचुरल राइट। अब जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन को डिक्लेयर कर दिया गया था कि पुरुषों के क्या क्या अधिकार हैं एज ए सिटीजन, तो उसमें बोलने का अधिकार और अपने व्यूज रखने का अधिकार जो दिया गया था उसको एक नेचुरल राइट बना दिया गया था। तो ऐसे में ज़रूरी था कि मीडिया के ऊपर लगे हुए बैन को ख़त्म करना, जो कि पहला कदम था। न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, books and printed pictures flooded the towns of France from where they ट्रेवल्ड रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। ये जो अखबारें थी या जो इश्तिहार थे या जो किताबें थी या फिर छपी हुई तस्वीरें जो थी धीरे धीरे क्या हो गया, शहरों से गांव की तरफ फैलनी शुरू हो गई और इसने जो है बहुत जल्दी जल्दी गांव में भी अपनी पहुंच बना ली। दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट्स। इन सब में क्या बताया गया था? हर घटना और हर बदलाव को बताया गया था जो कि फ्रांस में हो रहा था।
freedom of the press also meant the opposing views of events. प्रेस की आज़ादी का मतलब क्या होता है? अपने किसी भी घटना के खिलाफ बोलने का आज़ादी, यानी कोई भी घटना घटती हुई दिखाई देती है तो उसको हम अपोज भी कर सकते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है। कुड बी एक्सप्रेस्ड यानी दिखाई जा सकती है या छापी जा सकती थी। इससे पहले क्या होता था? रूलर्स के अगेंस्ट कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता था, ना ही अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकता था। अब क्या हो गया है? मीडिया फ्री हो गई है, वो हर तरीके से अपनी बात रख रही है, अपोजिशन में भी और स्पोर्ट्स में भी। जो अच्छी बातें हैं उनको भी बताया जाता है और उसके जो खराब बातें हैं उनका विरोध भी किया जाता है। Each side sought to convince the others of its position through the medium of print. हर इंसान अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र था और अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए भी उसको फ्रीडम थी, और ये इसके लिए मीडियम बना प्रिंट यानी छपाई कला। प्लेज, सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। नाटकों के जरिए, गीतों के जरिए और त्योहारों पर जो है बहुत बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा किया जाता और उन खास विषयों की तरफ ध्यान उनका आकर्षित किया जाता जिन विषयों को समझाया जाना जरूरी था वहाँ के सिस्टम में चेंज लाने के लिए। दिस वाज वन वे दैट दे कुड ग्रेस्प and identify with ideas such as liberty or justice that the political philosophers wrote about at length in text which only a handful of educated people could read. जो बातें बेटा पढ़ा लिखा समाज ही समझ सकता था किताबों के जरिए, और जिसको लार्ज पॉपुलेशन समझ नहीं पा रही थी क्योंकि वो इलिटरेट थे। जस्टिस जैसे, लिबर्टी जैसे जो आइडियाज़ थे जो कि पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने अपनी बुक्स में लिखे थे, तो उनको समझाने के लिए ऐसे जो है मीडियम्स को यूज किया गया। अब आप इन 3 वर्ड्स को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि किन किन मीडियम्स की हेल्प से इन आइडियाज़ को स्प्रेड किया। प्लेज के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, फेस्टिव प्रोसेशंस के थ्रू और न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी इन आइडियाज़ को पब्लिक तक पहुंचाया गया, जिससे कि वो रेवोल्यूशन के लिए आगे तैयार हो सके। और अब बेटा लास्ट कंटेंट है हमारा कंक्लूजन, जिसको हम निष्कर्ष कहते हैं कि पूरे चैप्टर का जो है डिस्क्रिप्शन आप ब्रीफ में आप इसको कंसीडर करेंगे। इस पॉइंट में हम देखते हैं स्टार्टिंग से, या फिर ये कह सकते हैं कि पहले लास्ट में नेपोलियन का रूल दिखाएंगे और उसके बाद थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देंगे। 1804 में जो है नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ का राजा बना, कहाँ का? फ्रांस का। और ही सेट आउट टू कॉन्कर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। उसने अपने आस पड़ोस वाली जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज, क्रिएटिंग किंगडम्स वेयर ही प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। डिस्पोजिंग का मीनिंग है कि उसने उन साम्राज्यों को ख़त्म कर दिया जो वहाँ पर पहले रूलर्स हैं, उनको ख़त्म कर दिया। और इसके बाद जो है उसने वहाँ पर नए नए किंगडम इस्टेब्लिश किए, जहाँ पर उसने अपने परिवार के सदस्यों को एज ए गवर्नर बिठा दिया ताकि वो लोग उसके साम्राज्य को संभालने में मदद कर सकें। नेपोलियन सो हिज रोल एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कीजिएगा बेटा। और 1804 वाली नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इसमें बेटा क्या कहा गया है कि नेपोलियन ने अपने आप को यूरोप का आधुनिक जो है निर्माण करने वाला पर्सन के रूप में अपने आप को डिक्लेयर किया है कि पूरे यूरोप को वो मॉडर्न बना देगा। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसने बहुत सारे ऐसे लॉज भी बनाए जिससे कि उसने प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन दी, कि यानी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार लोगों को दिया। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, और सब नाप तोल के सभी यंत्र एक समान बनवाए क्योंकि उसके अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेट एंड मेजर्स यूज किए जाते थे और कैलकुलेशन बहुत टफ थी जिसकी वजह से बिजनेस एक्सपेंड नहीं हो पा रहा था। तो इन सभी कमियों को उसने दूर करने की कोशिश की और वेट और मेजर्स भी इक्वल बनाए, लॉज भी इक्वल बनाए। और इसके अलावा जो है उसने अलग अलग जो कॉलोनीज उसने अपने हायर की थी वहाँ पर भी और अपने देश के अंदर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी का राइट सिटीजन्स को दिया इनिशियली। और इसके अलावा उसने डेसिमल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया कैलकुलेशन में, जिससे कि बिजनेस एक्सपेंड हो सके और कैलकुलेशन इजी हो सके। सो नेपोलियन एज लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ के उसको लिबरेटर, आज़ादी दिलवाने वाले एक व्यक्ति के रूप में समझने लगे क्योंकि उसने जो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर कब्जा किया था तो वहाँ पर लोग काफ़ी शुरुआत में उसके फेवर में थे, तो वो उसको एज ए
मॉडर्नाइजर और लिबरेटर ऑफ यूरोप कहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी सोच बदलती चली गई। बट सून द नेपोलियनिक आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। देखिए ये लाइन वही चीज़ बताई जा रही है कि पहले तो उसका सबने वेलकम किया कि नेपोलियन आया है तो हो सकता है काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होगी, लेकिन धीरे धीरे जो अदर कंट्रीज़ के ऊपर उसने जो अपना होल्ड इस्टेब्लिश किया तो उसकी वजह से वहाँ के लोग उसके खिलाफ होते चले गए और उसने वहाँ पर स्टिक जो है लॉज भी इम्प्लीमेंट करवाए। ही वॉज फाइनली डिफीटेड। अंत में क्या हुआ कि ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया ने मिलकर वोटरलू नामक जगह पर 1815 में उसको हरा दिया। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कीजिएगा। Many of his measures that carried revolutionary ideas of liberty and modern laws, उसके बहुत ज़्यादा उपाय जो उसने वहाँ पर रिफॉर्म्स किए थे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया और लोगों को एक नए टाइप से आज़ादी भी मिली। मॉडर्न लॉज को भी उसने जो इंट्रोड्यूस किया यूरोप के अंदर, उसका लोगों की ज़िंदगी पर एक गहरा असर पड़ा, जो कि आगे चलकर जो है नेपोलियन के बाद भी कुछ हद तक जारी रहा। यानी हम बात करें यूरोप की या फिर अदर कंट्रीज की, तो नेपोलियन द्वारा किए गए रिफॉर्म्स को उन्होंने बाद में कुछ हद तक एक्सेप्ट भी किया, क्योंकि ये कुछ ऐसे मेजर्स थे जिसने सभी देशों की सरकारों को स्ट्रेंथन किया यानी मजबूती प्रदान की। अब बात आती है लास्ट पॉइंट की, द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस लाइन को भी आप अंडरलाइन कीजिए। इस टाइप की लाइन को डालकर क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है कि किस टाइप की लेगेसी फ्रेंच रेवोल्यूशन ने वर्ल्ड को दी। विच लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द होल वर्ल्ड। लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द फ्रांस एंड आफ्टर दैट it became the base of the other revolutions or the revolutionary people's thought in the other countries. These spread from France to the rest of Europe during the 19th century. ये विचार जो है बेटा पहले फ्रांस में, फिर फ्रांस के बाद पूरे यूरोप में 19th सेंचुरी में फैल चुके थे, और जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम पहले से ही मौजूद था। फ्यूडल सिस्टम मीन्स पहले भी बता चुकी हूँ आपको क्या होता है, सामंतवादी व्यवस्था, यानी जिसमें बिग लैंडलॉर्ड्स बड़े बड़े ज़मीनों के मालिक होते हैं और वो क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स की हेल्प से अपनी जो है फार्म्स को कल्टीवेट कराते हैं और फ्री लेबर उनसे करवाते हैं। वर एबोलिश्ड, अब देखिए फ्यूडल सिस्टम का खात्मा हो, वेट मेजर्स का इक्वल बनाना, इक्वल लॉज को इम्प्लीमेंट करना, डेमोक्रेटिक राइट्स देना, ये सारी फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो बातें हैं, और स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म करना जो कि नेपोलियन के बाद में ख़त्म की गई है। तो इन सब चीज़ों से फ्रांस की पूरे वर्ल्ड को लेगेसी मिली है, यानी अच्छी अच्छी बातों का प्रसार हुआ है। यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state। फ्रांस देश में जो आज़ादी का विचार जो पनपा था, इसकी वजह से दूसरे देशों के अंदर या फिर उस देश के अंदर भी एक टाइप के मूवमेंट लॉन्च होने लगे थे। मूवमेंट किस टाइप्स के कि आज़ादी के लिए सभी देशों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया था। उस टाइम पर हमारे देश के अंदर ब्रिटिश रूल था, तो यहाँ भी बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर्ड हुए। स्पेशली हमारे देश के कौन लोग थे जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड थे, तो आप इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा बेटा। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय are two examples of individuals who responded to the ideas coming from revolutionary France। क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले इन नए आइडियाज़ को सबसे पहले जिन्होंने अप्रूवल दिया हमारे देश में वो थे टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय। बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे इस रेवोल्यूशन से। उन्होंने जो है, आपको मैं एक फैक्ट भी बताने जा रही हूँ, राजा राम मोहन रॉय को मॉडर्न फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी हमारे इंडिया में काफ़ी रिफॉर्म्स करवाए हैं और काफ़ी सोशल इश्यूज को जो है हाईलाइट करके और सोशल लेवल्स को ख़त्म करने में अपने यहाँ एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब बेटा ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन। आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपना मैसेज, या फिर मुझसे बात कर सकते हैं। और अब मैं आपको डिस्कस करने जा रही हूँ कुछ क्वेश्चंस को जो कि इस एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। क्वेश्चंस ये वाले जो हैं बेटा, ये नीचे सेक्शन पे आपको दिखाई दे रहे हैं।
तो इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिएगा, प्लस लर्न करने का प्रयास भी कीजिएगा, यानी कोशिश करनी है, साथ साथ लर्न होता चले। डिस्क्राइब द सर्कमस्टेंसेज लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। फ्रांस में जो ये क्रांति हुई है, इसकी शुरुआत किन स्थितियों में हुई है, यानी उन सर्कमस्टांसेस को डिस्क्राइब करना है। कैसे कैसे 14 जुलाई को बेस्टिल का जो पर अटैक हुआ और उस कैसे टाउन हॉल के सामने लोग खड़े हुए, रियोट्स हुए, वो सब बातें आपने इसमें डिस्क्राइब करनी है। विच ग्रुप्स ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बेनिफिटेड, इस रेवोल्यूशन से कौन से ग्रुप के लोगों को फ़ायदा मिला, तो आप कहेंगे थर्ड स्टेट के लोगों को फ़ायदा मिला, जो कि थर्ड पार्ट थे थर्ड स्टेट का भी। विच ग्रुप्स वर फोर्स टू रेलिंक्विश पावर, कौन से ग्रुप को अपनी पावर छोड़नी पड़ी, फर्स्ट और सेकंड स्टेट को छोड़नी पड़ी। विच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वुड हैव बीन डिसअपॉइंटेड विद द आउटकम ऑफ द रेवोल्यूशन, कौन फ्रेंच सोसाइटी का कौन सा सेक्शन इस रेवोल्यूशन से खुश नहीं था या उससे होप थी और वो पूरी नहीं हो पाई, तो आप ये कह सकते हैं कि जो पुअर पर्सन्स थे या फिर वीमेन कैटेगरी थी वो खुश नहीं थे, क्योंकि उनको एक पैसिव सिटीजन के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया था। डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन फॉर द, ये मैं आपको लास्ट पॉइंट पर समझा चुकी हूँ। 19 और 20 सेंचुरी में कौन कौन से फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हुए, और अब आपको उन डेमोक्रेटिक राइट्स को डिस्क्राइब करना है जिनको ये कहा जाता है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से पैदा हुए हैं। डेमोक्रेटिक कौन से राइट्स आपको मिले हुए हैं, आई थिंक आपको पता होगा, तो आप उनको राइट कीजिएगा। वुड यू एग्री विद द व्यूज दैट द मैसेज ऑफ यूनिवर्सल राइट्स वॉज बी सेट विद द कंट्राडिक्शन, कि यूनिवर्सल राइट्स जो है कौन सा, वोट देने का अधिकार है या फिर हमारा जो अडल्ट जो सफरेज है, ये सब राइट्स क्या है कि ये कुछ विरोधाभास के साथ पैदा हुआ है, यानी कुछ लोग कहते हैं कि वीमेन कैटेगरी को राइट मिलने चाहिए और कुछ कहते हैं कि नहीं मिलने चाहिए, या सभी को समान रूप से मिलने चाहिए, या फिर कुछ कैटेगरी के लोगों को इससे दूर रखना चाहिए। इन सब चीज़ों को हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिस्क्राइब करना है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द राइज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के राइज को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो वो आप बताएंगे कि आफ्टर डायरेक्टरी रूल फेलियर नेपोलियन गोट द पावर इन 1804 and established its supremacy, and he annexed the neighboring countries overall, and he introduced some measures, and how did he conducted his rule. All type of events or things you will describe in this question. I think this is clear to all. Thank you.